देखो, आज ये इंटरनेट सेवा जो है वो राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम है उसके कारण जो बाधित हुआ है, इस कारण मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो ये क्लास होगी ये रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास देने का मतलब ये है कि आपका जो टाइम वेस्टिंग जो पर्पस था वो कम हो जाएगा, कि टाइम वेस्ट नहीं होगा। अपने को ऑलमोस्ट जो अपना टाइम है वो उसको यूटिलाइज करना है, इसलिए यूटिलाइज करने के लिए मैंने ये क्लास यहां पे रखी है, रिकॉर्ड क्लास। क्योंकि अभी इंटरनेट सेवा नहीं चल रही है राजस्थान में, तो अपन लाइव आना पॉसिबल नहीं था, नहीं तो अपन लाइव में ही चल रहे थे इतने टाइम से। ठीक है ना, तो दो दिन की बात है, इसके लिए अपन इसको रिकॉर्डेड क्लास दी है। तो इससे ये होगा कि जो अपना टाइम वेस्ट है वो कम होगा, प्लस इसके साथ साथ क्या होगा, अपना जो सिलेबस है वो भी आगे की ओर बढ़ेगा। तो अपना जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक प्रक्षेप गति है उसके सापेक्ष जो द्वितीयक प्रक्षेप गति है उसका जो पथ है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और इस बात पे अपन गौर भी किया था कि स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए अपने को किसी भी इक्वेशन निकालने के लिए अपने को एक्स वाई के अंदर रिलेशन चाहिए। तो अपन अल्टीमेटली जो फाइंड आउट करने की कोशिश जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि कैसे भी करके अपने को एक्स एंड वाई के अंदर अपने को एक रिलेशन मिल जाए, जिससे क्या हो कि अपन बता सके कि वास्तविकता में इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, जो भी है। पर अभी अपन इसमें पहले से ही क्वेश्चन में क्या लगा दिए हैं कि प्रूव करना है आपको, सिद्ध कीजिए, है ना। इसलिए रिलेटिव जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसका जो पाथ होगा अनोदर के रिलेटिव में उसका स्ट्रेट लाइन होगा, ये अपन बोल चुके हैं। तो अपने को पता है कि जिसका पाथ है, जिसका इक्वेशन आएगी वो कुछ y बराबर mx प्लस c के अकॉर्डिंग कुछ आएगी, स्ट्रेट लाइन जैसी। तो अपने को वही काम यहां करना है। और जो कल अपन कर चुके थे वहां पे अपन ने क्या किया था, एक प्रोजेक्टाइल मोशन लिया, एक पिंड था उसको अपन प्रोजेक्टाइल किया, यानी एक जो ऑब्जेक्ट था उसको थ्रो किया, और वो कौन सी मोशन कर रहा था, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था। यानी एक पिंड को अपन ने फेंका और वो क्या कर रहा था, प्रक्षेप गति कर रहा था। ठीक है, अब प्रक्षेप गति तो वो कर रहा था, इसके साथ ही मैंने उसी पार्टिकल के साथ किसी अलग एंगल के साथ, बीटा एंगल के साथ सेकंड ऑब्जेक्ट यानी द्वितीयक पिंड को मैंने थ्रो किया, यानी उसको फेंका, तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही कर रहा था, यानी वो भी क्या कर रहा था, प्रक्षेप गति कर रहा। तो मैंने क्या किया, तो मैंने उनको आपको बताया कि जो एक्सेलरेशन कैसे कैसे होता है, वो मैंने बात यहां डिस्कस करी थी। अब जो अपन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि वेलोसिटी तो आ गई थी अपनी भाई गति के प्रथम समीकरण से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब उसको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये लिखना है उससे आगे की ओर, ध्यान रखिए सारे बच्चे, गौर से एक बार देखें। आपको जो आगे वाला पॉइंट है वो लेके चलना है। देखिए, माना प्रथम पिंड के सापेक्ष द्वितीयक पिंड का वेग एक्स वाई दिशा में क्रमशः vx डबल डैश व vy डबल डैश। गुरुजी आपने पहले तो u1 u2 माना था, उसके बाद गुरुजी आपने क्या कहा कि vx vy होंगे। आप गुरुजी फिर से बदल गए हो, आप कह रहे हो कि अब इस बार जो वेग होगा वो vx डबल डैश व vy डबल डैश होगा। बेटा वो जो पहले वाला u1 u2 वेग है ना वो इनिशियल वेलोसिटी है, और vx और vy है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, वो किसी इंस्टेंटिव टाइम t पे वेलोसिटी है। अब क्या बता रहे हैं, अल्टीमेटली जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी और इस ऑब्जेक्ट की वो रिलेटिव मोशन है। दोबारा सुने, मैंने जो पहले जो u1 u2 बोला था बेटा जी वो थे आपके इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। फिर मैंने बोला कि vx और vy होंगे। तो गुरुजी ये क्या थे, ये t समय के ऊपर वेलोसिटी थी। अब ये क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट के रिलेटिव। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है भैया, बात वही है। करें आगे प्रोसीड। चलो भैया, न्यूमेरिकल सेशन चलेंगे 2-4 दिन और सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे हैं इसलिए अपन ज्यादा इसको वो नहीं कर रहे हैं। आपका सेशन भी बढ़ा दिया गया है, 30 अप्रैल तक आपका सेशन कर दिया गया है, तो अभी टाइम है, आप टेंशन ना लें इस बात का। वो हमारी टेंशन है, ये कोर्स कैसे क्या होता है आप टेंशन ना लो। हम क्लास 4 घंटे ले लेंगे, यहाँ पे कौन से बिगड़ रहा है काम, आप सिलेबस की टेंशन ना लेंगे। ठीक है,
इंग्लिश मीडियम वाले सुने, लेट रिलेटिव टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट हैव वेलोसिटीज vx डबल डैश एंड vy डबल डैश अलोंग x एंड y। तो ये वेलोसिटीज अटेन कर रही। अब देखो, अब मैंने तुम्हें बताया था, मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले vx डबल डैश निकाल रहा हूं, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकाल रहा हूं रिलेटिव टू अदर। तो एक मुझे बात बताओगे, मैंने क्या कहा था कि आपको सेकंड ऑब्जेक्ट के रिलेटिव, आपको किसका वेलोसिटी फाइंड करनी है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की रिलेटिव टू सेकंड। इसका मतलब आपको जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा वो कौन सा आपका vx, उसकी तो निकालनी है। किसकी आपको किसकी निकालनी है, सेकंड ऑब्जेक्ट की, सॉरी सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है रिलेटिव टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो रिलेटिव जिसकी निकालनी है वो आगे आएगा। निकालनी किसकी आपको, vx डेस और माइनस vx। दोबारा समझे, vx डबल डेस तो फाइनल वेलोसिटी है किसकी, सेकंड ऑब्जेक्ट की, मतलब आपको सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए निकालना है x डायरेक्शन वाला वेग। तो मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट वाले के लिए मैंने किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो, सेकंड की। तो पहले सेकंड, रिलेटिव किसके, फर्स्ट के, तो माइनस। अभी तो मैंने बताया था पिछले वाली क्लास में किस तरीके से, जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आया पहले वाली क्लास देखी, मैंने अलग से लेके बताया है कि माना दो पार्टिकल है, लेट दो ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी v एंड va, और मैंने रिलेटिव उनका वेग भी बताया, a के सापेक्ष b का वेग, ठीक है ना। तो जिसके सापेक्ष होता है वो बाद में, और जिसका वेग ज्ञात करना होता है वो पहले, यानी जिसका वेलोसिटी फाइंड करनी है वो पहले, और जिसके रिलेटिव हो वो माइनस। क्लियर। अब देखो, मैंने जो कल जो आपको करवाया था उसके अंदर vx डेज की वैल्यू निकलवा दी थी, vx की वैल्यू, और जो इक्वेशन थी वो कौन कौन सी जरा देखें। समीकरण 3 व 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन vx डबल डेश कितना आया भैया, vx डबल डेश आ गया भैया आपका, जरा देखो भैया क्या है, vx डेश है आपका u, क्या भैया समीकरण नंबर vx डेश u2 और cos, u2 cos, और क्या आएगा अल्फा। अरे इतने तो आप समझदारी बनी गए हो, अब cos अल्फा माइनस u1 और cos, क्या आएगा भैया u1 cos, ये बीटा है और ये अल्फा। क्लियर, ये आ गया। बट अपने को vx से कोई मतलब नहीं है भैया, ये कोई रिलेशन नहीं बता रहे हैं आप, आपको तो x सही है पोजीशन बताएगा तभी तो आपको कोई इक्वेशन आएगी। तो भैया क्या जानते हो आप, देखो इस तरह साइड में करके लिखेंगे, चूंकि आपका जो वेलोसिटी है vx डबल डैश, उसको मैं लिख सकता हूं dx डबल डैश अपॉन dt। ये लिख सकते हो, नहीं गुरुजी आप क्या लिखोगे, d2x डबल डैश dt स्क्वायर, क्योंकि डबल डेरिवेटिव में रेट चेंज ऑफ पोजीशन क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। इज दैट क्लियर। ठीक है, बोलो सारे बच्चे, कोई भी दिक्कत हो तो। वेलोसिटी क्या होती है, ये होता है क्या, ये एक्सीलरेशन होता है। मैं यही तो चीज पूछना चाह रहा था तुमसे, ये एक्सीलरेशन होता है डबल डेरिवेटिव। वेलोसिटी होती है dx डबल डैश अपॉन dt। हाँ से थोड़े थोड़े आप देखते रहा करो, कहीं आप पता ही नहीं चले आपको। तो क्या वेलोसिटी आ जाएगी, dx डबल डैश अपॉन dt इक्वल्स टू u2 cos बीटा माइनस u1 cos अल्फा। क्लियर। अब भी कोई गुरुजी बात नहीं बनी, आप तो dx बाई dt में लिया है, अपने को तो अक्स चाहिए, कोई बात नहीं भैया। समाकलन करने पर क्या करो, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब आपने छोटी क्लासों में 12वीं क्लास में आपको गुरुजी बताते थे कि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है और अवकलन समाकलन का उल्टा होता है, यानी दोनों इनवर्स होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, यदि इसका समाकलन करोगे तो ये डेरिवेटिव हट जाएगा। क्लियर। तो एक काम करते, इधर करते समाकलन दोनों साइड, dx डबल डैश इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u2 cos अल्फा सॉरी बीटा माइनस u1 और क्या आएगा cos अल्फा इंटू dt।
इज दैट क्लियर? और प्लस में लिमिट नहीं है गुरुजी समाकलन के, इसलिए आप एक कांस्टेंट सी और ऐड कर दो। कर दिया भैया आपके बिना बताए? तो जरा एक बार उतारे इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे भी दिक्कत आए बता सकते हो भैया, आराम से उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर में इतनी जल्दबाजी मत करो, आराम से समझो, कहीं भी दिक्कत आए गुरुजी ये दिक्कत आ रही है बता दो जरा थोड़ा सा, ताकि अपन आगे की ओर बढ़ जाए। क्लियर है? रिकॉर्डेड वीडियो है तो आराम से आप पॉज करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइव तो है नहीं कि गुरुजी उतार लेंगे अभी, ऐसा नहीं है भैया, ठीक है? आराम से रिकॉर्ड करके उतार सकते हो, कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। क्लियर? चले आगे, आओ भैया जी। समाकलन दोनों साइड कर रहे हैं तो क्या मिला अपने को, यहां से जो वैल्यू मिली वो मिली x डबल डैश इक्वल्स टू, क्योंकि ये देखो डेरिवेटिव होने के बाद x डैश ही बचेगा, यहां से क्या बचेगा गुरुजी, यहां से जो आपका बचेगा वो u2 cos बीटा और माइनस u1 cos अल्फा, और इसके साथ गुरुजी एक t और जोड़ दो आप तो समाकलन हो जाएगा, और प्लस है c। तो गुरुजी अब c की वैल्यू बताओ, कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि फाइंड करते हैं अपन, तो जो भी कांस्टेंट वैल्यूज फाइंड की जाती है उसके लिए कुछ प्रारंभिक कंडीशंस होती है, इनिशियल कंडीशन। तो जरा याद करो, इनिशियल कंडीशन प्रारंभिक स्थिति, हाँ जी, प्रारंभिक स्थिति का मतलब क्या है, t इक्वल्स टू जीरो। t इक्वल्स टू जीरो में तो आपके पास दोनों पिंड आपके हाथ में थे ना, अरे आपके हाथ में थे कि नहीं थे? t इक्वल्स टू जीरो पे आपके हाथ में दोनों पिंड थे, इसका मतलब उसका कोई दूरी x में डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की थी उसने, दैट इज जहां पे t इक्वल्स टू जीरो था वहां पे x डबल डैश भी जीरो होगा कि नहीं होगा? और यदि x डबल डैश जीरो है तो ये जीरो, तो क्या गुरुजी c इक्वल्स टू जीरो आएगा? क्या आएगा? रख दो वैल्यू x जीरो, t जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो, c की वैल्यू जीरो मिली, तो अपने पास x डबल डैश कितना आ गया भैया, ये आ गया u2 cos बीटा और माइनस u1 cos अल्फा, और साथ में क्या आया है t, c की वैल्यू जीरो आ गई। अब इस इक्वेशन को अपन कितना देंगे भैया, ये अपनी इंपॉर्टेंट बात है, जो भी जो है, ठीक है? तो ये इक्वेशन जो अपनी आई है ये अपना क्या आएगा, जो इक्वेशन नंबर अपन 6 दे चुके हैं उसको 7 देना चाहिए था अपने को, किस इक्वेशन को, v1, इसको इक्वेशन को vx डबल डैश इक्वल्स टू u2 cos बीटा माइनस u1 cos अल्फा, ठीक है? इसको आपको इक्वेशन देनी चाहिए थी कितने नंबर, 7, ठीक है? और इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 8। बताओ कोई दिक्कत हो तो? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 नंबर में आता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और बाकी आपको नॉलेज के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन जरूरत पड़ती है इसकी, आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाहर जो यूनिवर्सिटी से हैं उनको भी ये चीजें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटिव में अदर प्रोजेक्टाइल मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ कंटेन करता है। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात? यह आ गया समीकरण नंबर 8, आ गया ना भैया? कोई दिक्कत वाली बात? चलो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि जो आपका ये x डैश आया है इसी प्रकार सिमिलरली अपन vy डबल डैश निकाल सकते हैं। क्या होगा कि vy डैश माइनस vy क्या है, द्वितीय पिंड का वेग प्रथम पिंड के सापेक्ष, ये तो होता है पिंड B का वेग पिंड A के सापेक्ष। क्लियर? इस तरीके से जैसे अपन ने पहले निकाला था, तो vy की वैल्यू तो ये रही एज इट इज, तो रख दो ये vy डैश की रही, तो यहां लग कर देते हैं अपन इसका होमवर्क, घबराने वाली बात नहीं है, कंप्लीट समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात। चले भैया आगे आओ। तो भैया आपने को vy डबल डैश निकालना था, तो vy डैश की वैल्यू कितनी है भैया,
U2 और साइन और भैया बीटा माइनस कितना था GT, और इसमें से माइनस करना है अपने को U1 साइन अल्फा माइनस GT, पर ये माइनस की वजह से ये प्लस आ जाए, और ये भी तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज GT कैंसिल आउट। अब GT कैंसिल आउट, तो Vy डेज का वैल्यू बताना जरा है भैया, क्या आएगा U2 साइन बीटा और माइनस U1 साइन अल्फा। गुरुजी वही बात आ गई, वेग से तो कुछ नहीं पता चलेगा, आप तो कुछ अलग ही काम करो, करेंगे। आपको पता है मेरे करने से क्या होगा, आपको तो पहले ही बता चुका हूं मैं, Vy डबल डैश बराबर होता है dy डबल डैश अपॉन dt। तो गुरुजी रख देंगे, हमारे क्या जा रहा है, रखो भैया, dy डबल डैश अपॉन dt इक्वल्स टू U2 साइन बीटा माइनस U1 साइन अल्फा। क्लियर? गुरुजी दोनों तरफ समाकलन कर लो, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर, इंटीग्रेट बोथ साइड समाकलन करने पर, क्लियर है ना भैया, समाकलन करने पर। आप समाकलन करेंगे तो यहां से y डबल डैश dy डबल डैश इंटीग्रेशन U2 साइन बीटा माइनस U1 साइन अल्फा और dt, और प्लस क्या आ जाएगा c। भाई इंटीग्रेशन के लिमिट नहीं है तो एक कांस्टेंट आएगा, y डबल डैश इक्वल्स टू U2 साइन बीटा माइनस U1 साइन अल्फा और साथ में t और प्लस c। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भैया। तो एक बात बताओ, वही प्रारंभिक स्थिति इनिशियल कंडीशन वही भैया आपके हाथ में ही है, बोल हाथ में, इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 पे आपका y डबल डैश भी क्या होगा 0, और y डबल डैश 0 हुआ तो c इक्वल्स टू 0। घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, तो वापिस अपना जो y डबल डैश है वो कितना आ गया, y डबल डैश इक्वल्स टू U2 साइन अल्फा साइन बीटा माइनस U1 साइन अल्फा और साथ में क्या चल रहा है इसके t। ये लो आपका इक्वेशन नंबर 9। इसको इक्वेशन नंबर 9 मत देना, इक्वेशन नंबर 9 किसको दोगे आप, इसको दोगे, इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10। अब बोलो कोई भी दिक्कत हो फटाफट बताओ, नहीं आगे चलते, उतारो फटाफट, उतारते रहो भैया, बढ़िया। कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हो, नहीं तो आगे चलेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप टेंशन ना लीजिए। समीकरण 8 पे 9 आ गए, इसका मतलब x और y आ गए आपके पास, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। आओ बस एक छोटी सी लाइन लिख दो और आपका जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। ये आपके थ्योरेटिकल वे वाले क्वेश्चन हैं। क्या होता है, कई बार न्यूमेरिकल अप्रोच ना पूछ के एग्जामिनर क्या सोचता है कि मैं एक न्यूमेरिकल वाले अप्रोच के क्वेश्चन के साथ एक थ्योरेटिकल अप्रोच क्वेश्चन दे दूं, जिससे क्या हो जाए, बच्चे को जो मेथड है वो भी अडॉप्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन में, और बच्चे की जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो भी अच्छे से एनालिसिस हो सकता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो समीकरण 10 डिवाइड बाई समीकरण नंबर 8। समीकरण 10 को समीकरण 8 से भाग देने पर, ठीक है। तो जरा देखो, समीकरण नंबर आपका 10 है, y डबल डैश LHS पार्ट में डिवाइड करो x डबल डैश इक्वल्स टू, भैया y डबल डैश में क्या है, U2 साइन अल्फा माइनस U1 और बीटा है साइन अल्फा और साथ में t अपॉन
u2 cos बीटा माइनस u1 cos अल्फा, साथ में t चल रहा है, t से t कैंसिल आउट, यहां से y डबल डैश इक्वल्स टू x को इधर भेजो, u2 साइन बीटा माइनस u1 साइन अल्फा अपॉन u2 cos बीटा माइनस u1 cos अल्फा, साथ में आ जाएगा x डबल डैश, और कुछ है नहीं। तो समीकरण नंबर 11, समीकरण नंबर 11, तो y बराबर क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं एम एक्स डबल डैश, ये क्या है, एक मानक सरल रेखा समीकरण, सरल रेखा समीकरण। आपने क्या किया है, आपने सेकंड के रिलेटिव फर्स्ट को देखा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को, तो ये इस तरीके की इक्वेशन दिखा रहा था, और ये किसके हैं, ये प्रोजेक्टाइल के आपके कोऑर्डिनेट हैं, और प्रोजेक्टाइल ही हैं दोनों, तो एक के रिलेटिव में दूसरी प्रोजेक्टाइल कैसी दिखाई देगी, इस टाइप की दिखाई देगी, ठीक है। और ये कौन सा टाइप है, स्ट्रेट लाइन। तो यहां से m की वैल्यू क्या होगी भैया, u2 साइन बीटा माइनस u1 साइन अल्फा अपॉन u2 cos बीटा माइनस u1 cos अल्फा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ढाल, इसको बोलते हैं ढाल, या इसको प्रवणता, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्लोप। स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, स्लोप, क्लियर। तो नीचे क्या लाइन लिख दोगे, समीकरण 11 से हम कह सकते हैं कि, समीकरण 11 से हम कह सकते हैं कि एक प्रक्षेपी गति के सापेक्ष दूसरी प्रक्षेपी गति, एक प्रक्षेपी गति के सापेक्ष दूसरी प्रक्षेपी गति, प्रक्षेपी गति सरल रेखीय दिखाई देती है, या सरल रेखीय पथ रखती है, ठीक है। इंग्लिश में लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 11 इट इज क्लियर दैट one projectile motion relative to another projectile motion be linear, क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन। यहां पे एक थ्योरेटिकल व्यू, यूनिट फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। मैं ऐसे नहीं करवाता हूं कि टॉपिक के जस्ट बाद न्यूमेरिकल, वो करते हैं जिनको रटाना होता है। पहले बोल रहा हूं मैं, रटाने वाली विद्या नहीं है, यहां पे सीखना पड़ेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं आता कि चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल उसके साथ है, नहीं, मिक्सिंग होता है, इसलिए ध्यान रखे सारे। कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे देते हैं क्या भाई, मैंने ये टॉपिक का ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन पूछा है तो इसी का न्यूमेरिकल पूछूंगा, नहीं। क्लियर है। तो कल अपन और न्यूमेरिकल्स करेंगे, और यहां तक आज के लिए था आपका, तो यहां तक आप करते रहना कंटिन्यूटी, आपकी क्लास ब्रेक नहीं हो, इसलिए कल का क्लास भी आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगा, परसों का भी रिकॉर्डेड मिलेगा। 3 दिन की बात है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम चल रहा है, इंटरनेट सेवा बाधित है, इस कारण अपन लाइव नहीं आ पा रहे हैं, और कुछ बच्चे कनेक्ट नहीं हो रहे, और कुछ गुज्जर आंदोलन जो अपना चल रहा है उसके कारण जो बच्चे हैं वो उनका जो इंटरनेट सेवा वैसे ही बंद है, तो कनेक्टिविटी नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाला है। ठीक है, आज के लिए राम राम सा, बाकी कल मिलते हैं ऐसे ही लेक्चर के साथ। बाकी आपको अपनी कंटिन्यू पढ़ाई रखनी है, पहले बोल रहा हूं मैं, और जिस एम के लिए तैयारी कर रहे हो उस एम को पकड़े रहो। ठीक है, धन्यवाद।